स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं अनीशा गांगुली। बिहार विधानसभा चुनाव अब एक अहम की लड़ाई बन चुकी है, जहां बीजेपी के विजय अभियान को रोकने के लिए महागठबंधन की तैयारी है, तो वहीं कई पार्टियां अपने वजूद पे वहां पे चुनाव लड़ने जा रही है। कई बड़े बड़े दाव हैं, कई बड़े बड़े वादे हैं। ऐसे में आज हम देश की बात एक ऐसे राजनेता से करेंगे जिसकी अपनी अलग शख्सियत है। जी हाँ, बिहार की यही राजनीति नहीं, देश की राजनीति में भी अपनी अलग और अहम भूमिका है। हम बात कर रहे सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की। पप्पू यादव जी, हमारे देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। ऐसे में आपकी पार्टी कहाँ टिकती है? नहीं, निश्चित रूप से देखा गया है कि देश में हमेशा से देश की जनता दो धारे में, कभी तीन धारे में भी निर्णय ली है। अब ये युग जो है वो मार्केटिंग का है। कौन बेहतरीन मार्केटिंग करता है, परोसता है, कौन ज़्यादा सपना दिखाता है, कौन यादें वादे करते हैं, अत्यधिक झूठ बोलने में माहिर कौन है। जो ज़्यादा झूठ बोलता है उसकी ज़्यादा मार्केटिंग होती है। जो ज़्यादा खैरात बांटते हैं उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। जो ज़्यादा वादे करते हैं लोग उस पर ज़्यादा भरोसे करते हैं। और इन चीज़ों से अलग हट करके देखिएगा तो कि जो जाति व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, और उसमें थोड़ी मोड़ी आज भी सांस्कृतिक चीज़ों को यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के आम जनमानस पर यह हावी है। धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, ये समाज के शिक्षित नहीं होने के कारण, और शिक्षित भी हैं तो नैतिक मूल्य नहीं होने के कारण, मॉरल एजुकेशन नहीं होने के कारण समाज परिपक्वता के साथ किसी का चुनाव नहीं करती है। अभी निकट भविष्य में 2-3 देखने को मिला है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से सपने दिखाए, वादे किए, और जो हालात हैं दिल्ली के, नौजवानों को, छात्रों को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से सपने दिखाए, वादे किए, मार्केटिंग भी उनकी, और जिस तरीके से आज भी मार्केटिंग किए जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये लोग निश्चित रूप से कोई ना कोई हमारे लिए बड़ी क्रांति करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में कोई क्रांति हुई नहीं और ना होगी। जहाँ विचारों का मृत्यु हो जाए, जहाँ एजुकेशन आज़ादी के 67 साल के बावजूद भी 82-83% लोगों के घर तक ना पहुँचे, जिस देश में 18 रुपये पर खाना खाने वाले की संख्या 83-84% हो, 78% हो, आज़ादी के बाद 67 साल के बाद 82% के लिए फूड भी लाया जाए, खैरात बांटने की प्रवृत्ति लगातार जारी हो, भाषा, क्षेत्रवाद, जाति उन्माद, धार्मिक उन्माद में समाज और देश बटा हुआ हो, तो वहाँ किसी तरह की क्रांति होने की तो उम्मीद है नहीं, हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम अशिक्षित भी हैं, हम भूखे भी हैं, हम बेरोजगार भी हैं। 68.4% यूथ है, जिसमें रोजगार की संख्या 58-57% नहीं है। 68 में 58-57% बेरोजगार नौजवान की फौज जिस देश में हो, 18.34% लोगों के हाथ में सिर्फ कलम हो। अब बिहार में इससे भी आधे कम हो, एजुकेशन की गुणवत्ता ना हो, एजुकेशन का व्यवसायीकरण हो जाए, स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण हो जाए, जब मेडिकल और एजुकेशन सिस्टम पूंजीपतियों के और दलालों के और व्यवसायियों के हाथ में चला जाए, जो कॉमन मैन कंपलसरी है, ये राइट टू एजुकेशन नहीं है। जिस कंट्री में
समान एजुकेशन की कोई कल्पना दूर दूर तक ना हो, जबकि एजुकेशन राजा और रंक दोनों के बच्चों को इक्वल चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए, जिस देश में कभी ऐसी व्यवस्था लागू ही नहीं हुई। जी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी गरीब और अमीर, राजा और चपरासी के बच्चे, कलेक्टर और चपरासी के बच्चे को एक ही हार्ट का ऑपरेशन होना है तो क्वालिटी वाले डॉक्टर से ही होना है। तो जब राजा के लिए अलग हॉस्पिटल हो और रंग के लिए जानवर से भी बदतर के हॉस्पिटल हो, वहाँ आप कोई नई क्रांति, और जहाँ दूर दूर तक जिस कंट्री में विचारों का कोई मतलब नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आप जिस बातों को कहना चाहते हैं कि हम कहाँ, पुनः हो सकता है हम अलग अलग हैं, वहाँ यूपीए, एनडीए, आप कहते तो हैं ये लोग विकास के मुद्दे पर मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप हमें बताओ कि विकास का मुद्दा होता तो ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को भी पसमंदा, गैर पसमंदा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये आज जो जितन मांझी जी, रामविलास पासवान जी या उपेंद्र कुशवाहा जी, ये लोग की जो महत्व है जी, ये जाति के कारण है। तो कहीं न कहीं परसेंटेज जाति है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि बिहार में जो है जातिगत राजनीति हो रही है? कहाँ जातिगत राजनीति नहीं हो रही? गुजरात में क्या हो रहा है, आंध्रा में क्या होता है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, बिहार में कुछ ज़्यादा हैं लेकिन तमिलनाडु में इससे कम है क्या? कर्नाटक में लिंगायत भोंगायत कम है क्या? आदिवासी गैर आदिवासी की लड़ाई तमिलनाडु में नहीं होती है? ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, आदिवासी के लीडर करुणानिधि, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार को लोगों ने इस्तेमाल करना सीख लिया, शोषण किया जी। बिहार को सॉल्यूशन चाहिए था पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल। आज़ादी के बाद जिसकी सरकार आई वह राजनीतिक समाधान हमेशा देता रहा। चाहिए था आर्थिक समस्या का समाधान, एजुकेशन को कंपलसरी करके हर घर तक पहुंचाना। बिहार की अपनी इतिहास है जो भारत की इतिहास का संदर्भ है, बिहार के इतिहास से ही भारत का इतिहास है। बिल्कुल। लेकिन बिहार के इतिहास को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जाति, धर्म, मजहब, सेना, नक्सल, इन चीज़ों के बीच में पॉलिटिशियनों ने, दलालों ने, बिचौलियों ने, धन पशुओं ने ला करके रख दिया, और इस बीच में इन लोगों के कारण माफियाओं का, धन पशुओं का, पूंजीपतियों का चांदी हो गई, दलालों की चांदी हो गई, और भ्रष्ट नेता इन लोगों को कठपुतली बना के धनपतियों के माध्यम से अपनी सत्ता की राजनीति करते रहे। लेकिन सर, आपने मार्केटिंग की बात की, अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो मार्केटिंग कौन कर रहा है? एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाली हुई है, लगातार रैली कर रहे हैं, तो मार्केटिंग कौन कर रहे हैं इन दोनों में से? देख रहे हैं प्रशांत कुमार मार्केटिंग के लिए बैठे हैं। एक तरफ दुनिया देश की मार्केटिंग है और लोग चकाचौंध में हैं। 68.34% यूथ है, वहाँ का तो 4.2% भी रोजगार का ग्रोथ नहीं है बिहार का। 83.8% लोगों के पास 9 रुपया 88 पैसे खाने की मात्र उनकी स्थिति है। 6,400 रुपये में वो महीना मंथली 4,600 रुपये में मंथली खाते हैं। भारत का ग्रोथ क्या है? हमारा एजुकेशन का ग्रोथ देखिए, हम है 9 पॉइंट कुछ, भारत है 18 पॉइंट कुछ। 5,86,00,000 लोग भूमिहीन हैं, 6,33,000 लोग भिखारी परिवार हैं। किसने किया?
25 साल 30 साल 67 सालों में जो राजनीति किए, बिहार की स्थिति आज भी विकास की यदि अवधारणा की गई होती तो ये जाति के गठबंधन का इतना नंगा खेल होता क्या? बेमोल गठबंधन, एक दूसरे के जानी दुश्मन नीतीश जी लालू जी, मार देना है, नदी के दो किनारे, विचारों का कोई मतलब नहीं, बस वोट ही विचार मापदंड है। सत्ता एन के प्रकार है, पुत्र मोह, पुत्री मोह, खुद का मोह। इधर भी जो गठबंधन है, यदि इतना ही विकास की गति है तो फिर अकेले चले जाए सब। तो कहीं ना कहीं तीसरे फ्रंट की बात है। तो मैं तो समझता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ी थी और यहाँ अरविंद केजरीवाल ने भी एक उम्मीद और सपना दिखाया था। तो इन्होंने तो दुनिया, इस देश का इससे बड़ा पॉलिटिकल क्रिमिनल कोई नहीं हो सकता। जिस तरीके से नौजवानों के, छात्रों के और मजदूरों के, ठेला चालकों का, रिक्शा चालकों का, टेम्पो वाले के उम्मीदों को रौंदा, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वालों को पैर से कुचला, पूर्वांचल के लोगों को पैर से इन्होंने कुचला। बाबा रे, ऐसी राजनीतिक लोग मैंने नहीं देखा। मैं कोशिश करूंगा कि एक तीसरा विकल्प बिहार में बने जी, मजबूत विकल्प बने जी, एक सशक्त विकल्प बने जी, और सशक्त नेतृत्व हो। मैंने कहा एनडीए को कि घिसी पीटी राजनीति मत बंद करिए। 7 साल आप भी रहे हैं। बिहार में जो बीजेपी की टीम है वह फील गुड में है, आप उनसे बचिए। यदि बेस्ट करना चाहते हैं तो जो लोगों को, बिहार के लोगों ने जिन लोगों को सत्ता में देखा है, कहीं न कहीं एन केन प्रकार लंबे समय से पक्ष विपक्ष दोनों में देखा है, जिनकी संघर्ष की क्षमता नहीं, विपक्ष की भूमिका में नेतृत्व की क्षमता नहीं, सत्ता की भूमिका में नेतृत्व की क्षमता नहीं, जो धार्मिक उन्माद और जिनका इकोनॉमिकल क्राइम, जिनका आर्थिक अपराध रहा हो, उनको आप लाएंगे, ऐसे लोगों को परोसेंगे तो आप कहां जाएंगे? आप क्या चेहरा देंगे? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैंने कई बार कहा, यदि नीतीश कुमार गठबंधन के मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो अन्य लोग भी आपके बीच है जो गठबंधन के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बस उनको लाइए, उनको करिए। चलिए सर, आपने तीसरे विकल्प को मजबूत बनाने की बात की, हम विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद बिहार की सियासत के बारे में आपसे और आगे बातचीत करेंगे। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पप्पू यादव जी से बिहार की सियासत के बारे में और विस्तार से बातचीत करेंगे।